में से आई पास लेते हैं। अभी हमने सबको म्यूट कर रखा है। सेशन खत्म होने के बाद जिसके भी डाउट्स होंगे काइंडली रेज देयर हैंड्स। अभी हम सबको इंडिविजुअली अनम्यूट करके पूछ लेंगे। अगर कोई भी आपको तब तक इशू आएगा, आई होप चैट बॉक्स वगैरह उस सब में अगर आपको कुछ एंटर करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बेसिक फ्लो दिखा दूंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप हाउ द प्रोसेस वर्क्स। डिफरेंट ऑप्शंस हमने क्या क्या किया है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करके रखना पड़ेगा। आई होप some people are raising their hands, it is just for testing purpose. अगर कुछ आपको ऑडियो या वीडियो में कुछ इशू है तभी अभी सेशन के बीच में आप हैंड रेज करिएगा, वरना सेशन खत्म होने के बाद वी टेक ऑल द क्वेश्चंस। तो अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आई जस्ट गो थ्रू विद द प्रोसेस, एक बार आप देख लीजिए। ये हमारा लेफ्ट साइड में ऑन बोर्डिंग का लिंक है, जिसके थ्रू आप हमारा सारा ये प्रोसेस एक्सेस कर पाएंगे। सो दीज लिंक्स आर गिवन अंडर द मेन्यू ऑफ ऑन बोर्डिंग। Basic roles that are required to access this module is for RRB, RRC notification details, you need RDC, RV and RA. These are the new roles that have been created. 3 नए रोल क्रिएट किए हैं, रिक्रूटमेंट डीलिंग क्लर्क, रिक्रूटमेंट वेरिफिकेशन अथॉरिटी एंड रिक्रूटमेंट अप्रूविंग अथॉरिटी। नॉर्मल रोल असाइनमेंट एडमिन सेक्शन के थ्रू जाके आप कर सकते हैं। जब आप रोल असाइन कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे रोल दिखाई देना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ इस लिंक के लिए हमने रिक्रूटमेंट के रोल्स दिए हैं, बाकी जो आपके नॉर्मल रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज डीलिंग क्लर्क, वेरीफाइंग अथॉरिटी एंड अप्रूविंग अथॉरिटी। दीज लिंक्स आर accessed by your routine roles that have already been assigned. So for testing and demo purpose मैंने इस यूजर को सारे रोल्स असाइन किए हैं, तो आई जस्ट गो थ्रू ऑल द डिटेल्स। सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में है फॉर आरआरबी एंड आरआरसी कैंडिडेट्स कि उनकी नोटिफिकेशन डिटेल्स एंट्री करने का। तो सबसे पहला लिंक जो आपका रिक्रूटमेंट सेल का रिक्रूटमेंट डीलिंग क्लर्क करेगा, वो आपका डिटेल्स एंट्री करेगा इस लिंक को क्लिक करके। अब यहाँ पर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे, हेलो, तो यहाँ पर हमारी आरआरबी आरआरसी नोटिफिकेशन जिसके अगेंस्ट आपको कैंडिडेट्स का पैनल अलॉट हुआ है, हम उसकी डिटेल्स कैप्चर करेंगे। So as we all know that all the candidates who have been recruited against under RRB quota, they are recruited against a particular notification. हमारे पास जनरल प्रोसेस क्या रहता है, पैनल निकालने के बाद RRB अलॉट्स दैट पैनल टू अ पर्टिकुलर जोन एंड देन जोनल हेडक्वार्टर डिस्ट्रीब्यूट्स द कैंडिडेट्स टू इंडिविजुअल यूनिट्स। तो जोनल हेडक्वार्टर अपने लेटर के थ्रू आपके इंडिविजुअल यूनिट्स को बताता है कि इस नोटिफिकेशन के इस कैटेगरी के अंडर हम आपको ये कैंडिडेट्स दे रहे हैं। तो जब जोनल हेडक्वार्टर से आपको एक लेटर आएगा अलॉटमेंट का, हम उसकी डिटेल्स यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर जैसे आपका आरआरबी सिलेक्ट हुआ है, आप आरआरबी सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर सारी जो आरआरबी है उनके नाम दिखेंगे। आप जिस आरआरबी का पैनल आपको अलॉट हुआ है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जो नोटिफिकेशन थी सेन, आपकी नोटिफिकेशन जो रहेगी सेन 1/2019 NPPC, जो भी रैंडम जो भी आपका नोटिफिकेशन है जिसके अगेंस्ट आपके कैंडिडेट्स अलॉट हुए हैं, आप उसकी एंट्री कीजिए। ये आरआरबी पैनल नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, पार्ट पैनल है, रिप्लेसमेंट पैनल है, ये सारा आपके कन्वीनियंस के ऊपर। Whatever the details that are existing, there might be certain details which you are not having at this moment, so you have to contact your respective RRBs to get the details. I am presuming RRBs can share those details with headquarter and headquarter can further share the details with the units. अगर आपकी कोई भी जैसे पैनल डेट कब रिलीज हुआ, कब इशू हुआ है पैनल का करेंसी कब तक है, जनरली 2 साल का हम जो मान के चलते हैं वो करेंसी डेट,
ये हो सकता है कि आपके लेटर में ना हो, तो काइंडली आप अपने हेडक्वार्टर से या कंसर्न आरआरबी से बात कीजिए, उस पैनल की डिटेल्स लेके यहाँ पे आप उसको एंट्री कर सकते हैं। हेडक्वार्टर में जिस लेटर के बेसिस पे आप उसका नाम डाल दीजिए, यहाँ पर किस डेट को वो लेटर इशू हुआ है, आप वो डिटेल्स एंट्री कर दीजिए। What is the category? Generally, all the candidates are recruited, apply and get recruited against a particular category. Category 1, 2, 3, 4. So what is the category number? It may be alphanumeric, whatever it is. तो जो भी RRB की notification and allotment letter में category होगा, you have to enter that. कैटेगरी नेम क्या है, जूनियर क्लर्क है, सुपरवाइजर, व्हाटएवर जो भी है, किस डिपार्टमेंट का है, आपको वो सिलेक्ट, ये सारा आपका जो अलॉटमेंट का पैनल का आया है डिटेल्स, हम वो सब सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं, अगर आप जूनियर क्लर्क करेंगे तो जो उसकी ग्रेड पे है सिर्फ वही दिखाई देगी, आप प्रॉपर सिलेक्शन कीजिए। जो हेडक्वार्टर का लेटर आया है जिसके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट हुआ है, आप उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए, जो कि आपके रिकॉर्ड में रहेगा, जिसके बेसिस पे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, जिसमें जो आपका डीलिंग क्लर्क है वो आपको जो अलॉटमेंट डिटेल्स हुआ है उसका एंट्री करेगा एंड उसको प्रोसीड कर देगा। जब ये सबमिट करेगा तो आपकी ये आरआरबी नोटिफिकेशन एग्जिस्टिंग लिस्ट में नीचे ऐड हो जाएगी। यहाँ पर एक बार आपने ये ऐड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप इज उस अलॉटमेंट, इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको कौन कौन से कैंडिडेट्स अलॉट हुए हैं। Once all these details regarding this particular notification has been saved by the dealing clerk, next step is to add the candidates which have been allotted to that particular unit by headquarter under this letter. To do that, you have to click this action button. आप ये बटन क्लिक कीजिएगा, सो यहाँ पर नीचे एक लिस्ट आ जाएगी जिसको आपको पॉपुलेट करना है। So this is the process where we will be adding the candidates which have been allotted through this letter to that particular unit. सब सैंपल डेटा है, हमने ऐड, मैं यहाँ पे आपके सामने ऐड करेंगे। तो ऐसे आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इसमें से कुछ डिटेल्स होंगी जो आपको अलॉटमेंट लेटर में मिलेंगी और कुछ डिटेल्स होंगी जो आरआरबी के पेपर्स आएंगे पर कैंडिडेट, जैसे उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आरआरबी मेरिट रैंक कितना है, हो सकता है आपकी समरी में हो, नहीं तो हो सकता है उसके पेपर्स में हो, क्योंकि आपके पास पूरा बंच आएगा तो आप रेफर करके सारी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। So some of the details might be available in the summary sheet sent by headquarter or in the RRB papers that are forwarded along with that summary sheet. So dealing clerk has to create all these data regarding all the candidates that has been allotted as part of the panel. Once dealing clerk has entered the required details of the candidates, he can either save as draft if he wants to proceed in part, or he can submit for further verification. तो अगर जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, ये आपकी डिटेल्स हो जाएंगी। यहाँ पर आपका ये आपकी जो पूरी लिस्ट है, यहाँ पे उसका स्टेटस आ जाएगा सबमिटेड बाय डीसी। अब ये जाएगा आरवीए के पास फॉर वेरिफिकेशन। ये हमने यहाँ पर आपको एक ब्रीफ काउंट दिखाया है, ये सिर्फ पेंडिंग का काउंट दिखाएगा। अगर आपके पास कुछ नोटिफिकेशन है जो क्रिएटेड है, ड्राफ्ट की तरह सेव है, उसका काउंट दिखाएगा। ये आरबीए के पास वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। सो आरबीए अपना स्क्रीन खोल के that there is one notification pending for verification, you will click that, you will get to see all the details. If there are multiple notifications, तो वो सारा आएगा, यहाँ पर आप एक्शन कीजिएगा, so you will get the details of the candidates. आपको कंपेयर करना है, आप डॉक्यूमेंट क्लिक कीजिए, जो आपको समरी शीट जो डीलर ने अपलोड किया है, आप उससे कंपेयर करके, इफ यू आर फाइंडिंग एनी इशू, any discrepancy which requires rectification, you have the option to return.
RBA करेक्शन के लिए इसको रिटर्न कर सकता है. If he finds everything is okay, you just verify and send it forward. एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगी, इट गोज टू अप्रूविंग अथॉरिटी. RAA के पास जाइएगा, सेम प्रोसेस है, सेम उसको दिखेगा पूरा डिटेल्स. यहाँ पर क्या है, आप अगेन आप लेटर के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा क्या पैनल आया था एंड क्या आपके पास कैंडिडेट्स हैं, आप इसको अप्रूव कर दीजिए. तो इसके थ्रू आपका जो है, अगर आप यहाँ जाके देखेंगे, आपका जो नोटिफिकेशन है उसका डिटेल्स यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा. अगर आपकी यहाँ पे कोई डिटेल्स की मिस्टेक हो गई है, जब तक डीलिंग क्लर्क के पास ये ड्राफ्ट मोड में है, वो इसकी कोई भी डिटेल्स वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है. एक बार आपके RA ने इसको अप्रूव कर दिया है तो जो भी डिटेल्स रहेंगी वो फ्रोजन रहेंगी, नॉन एलिजिबल रहेंगी. आपको बस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दिखेगी. तो ये है सारा रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग RRC कैंडिडेट्स की नोटिफिकेशन की एंट्री का पार्ट. नेक्स्ट पार्ट आता है डीलिंग क्लर्क का. एक बार RDC ये सारी डिटेल्स एंटर कर देगा, जनरली नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमारे पास ये 15-20 कैंडिडेट्स हैं, हम उनको एक डेट डिसाइड करके उनको बता देते हैं कि आप XYZ डॉक्यूमेंट्स के साथ इस डेट को इस वेन्यू पे आप आ जाइए, हम आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे. जब वो आपके पास रिपोर्ट करेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग कराने का प्रोसेस इज सेकेंड, दिस ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, जहाँ पे कैंडिडेट जब रिपोर्ट करता है उसकी डिटेल्स एंट्री करेंगे. So as what is happening in the existing process, once you have entered the details of all the candidates RRC notification, there is a process where you intimate those candidates with their personal mobile numbers and emails by sending SMS that they have to come for reporting on a particular date at particular venue along with the list of documents. So same process we have to accomplish using this link. So once assume that today those candidates that we recruited have come, so dealing clerk will enter, we click this link. From here on, if you have recruited some candidate which is not part of RRB RRC, so first part of RRB RRC notification will not be valid for him. So he can be onboarded from here only, right from here. I'll be showing you that process also. First, we will select the RRB RRC. We will select the notification. So this will show the list of all the notifications that have been approved. Since the dealing clerk is having all the roles, that is why he is showing draft also. This is the notification that we created. So if we select the action button, this will display the list of candidates. So these are the details that were entered at the screen of RRB RRC notification. ये वो स्क्रीन है जहां पर आपको सारी अप्रूव्ड नोटिफिकेशन का लिस्ट मिलेगा. आप उसके सामने एक्शन बटन दबाएंगे तो वो आपको कैंडिडेट्स का लिस्ट दिखाएगा. अब मान लीजिए कि यहाँ पर पहला कैंडिडेट आया है रिपोर्ट करने के लिए, तो उसके एक्शन बटन पे इफ यू क्लिक, दिस स्क्रीन विल गेट ओपन. ये वो स्क्रीन है जहां पर जनरली जो हम डिटेल्स लेते हैं कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के टाइम पर, जो बनता है उसके सर्विस रिकॉर्ड का पार्ट, हमने मेजर सारी डिटेल्स यहाँ पर कैप्चर किया है. कुछ डिटेल्स जो हमने RRB RRC नोटिफिकेशन स्क्रीन में ले ली थी वो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट कर देंगे, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर आप मोड ऑफ अपॉइंटमेंट CGA या कोई और सिलेक्ट करते हैं, मैं आपको उसका ड्रॉप डाउन भी दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा. अगर आप अदर सिलेक्ट करते हैं तो आपके जो भी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये अभी ये वो सारे मोड्स हैं जो आपके iPass में चल रहे हैं. There are certain fields that we have imported as it is without any change from iPass, because our dealing clerk are already entering those details into iPass. So they should not have any problem in migrating into this system. So if we go, we'll select join, we'll select the RRB notification. This is the notification details that we entered. We will select candidate number 1. This is iPass employee type. Again, this is the list that we have taken from iPass.
ये वो डिटेल्स हैं, ये वो ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस हैं जो हमारे डीलिंग क्लर्क ऑलरेडी सिलेक्ट कर रहे हैं आईपास में। तो अकॉर्डिंगली जो आप रेगुलर सिलेक्शन करते हैं इन ऑप्शंस में से फॉर रेगुलर ऑनबोर्डिंग, यू कैन सिलेक्ट। अगर आपने अपॉइंटमेंट दिया है जहां पर आपको ट्रेनिंग मैंडेटरी है, वहाँ हमने यहाँ पे एचआरएमएस के ऑप्शंस कुछ दिए हैं। एक बार आईपास सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एचआरएमएस के ऑप्शन है। अगर आप विदाउट ट्रेनिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो बॉन्ड जो हम कैंडिडेट से साइन कराते हैं वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। अगर आप कंपल्सरी ट्रेनिंग सिलेक्ट करेंगे तो आपको बॉन्ड अपलोडिंग मैंडेटरी रहेगा। So these drop down options have been imported from iPass, and these are the HRMS drop down options. If you are selecting type with compulsory initial training, you will be required to upload the signed bond by the candidate. If you are selecting, for example, Group D, pointsman or trackman, for which you are having no training mandatory, you select that category. For that, uploading a bond will not be mandatory. If you still are taking a bond, we have given an option to upload miscellaneous document. You can still have the option to upload. Then there is an option of technical resignation. We have seen there are so many employees that tender their technical resignation or resign from service. They had already been allotted some HRMS ID and iPass ID. To capture those, we have given this provision of old HRMS ID. You enter their HRMS ID and this will be clubbed with this new HRMS ID. So you will get his previous details also. टेक्निकल रेजिग्नेशन, रिजाइंड और री-एंगेजमेंट के केसेस में अगर आप दोबारा उनको अपॉइंट कर रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं, तो आप उनका प्रीवियस एचआईडी यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। जब आप रिकॉर्ड को सबमिट करेंगे ये उसके साथ क्लब हो जाएगा और उसकी प्रीवियस डिटेल सिस्टम में कैप्चर हो जाएगा। अगर आप सीजीए मोड ऑफ अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करते हैं, दिस will get converted into ex-employee HRMS ID and this will be mandatory. आपको यहाँ पर जो ex-employee जो डिमाइस हो गया है, जिसके अगेंस्ट आप जॉब दे रहे हैं, उसका HRMS ID डालना अनिवार्य है। So in case of CGA, this ex-employee HRMS ID, against the death of whom you are offering appointment, his HRMS ID has to be mandatorily entered into the system. Otherwise, system will not allow you to proceed further. Once you enter those basic details, then these are general details that you have to enter. What is the salutation? One of the main thing that you have to take care is that in this screen, PAN number of the candidate is very important. Most of the transactions that we'll be doing and saving in this screen is based on the PAN number. If there are certain employees whose PAN number is already existing into the system will not allow, and if their status is not technical resignation or normal resign, system will not allow and will throw this error that employee is already existing in the system. अगर आपका एक एम्प्लॉय, हमने बहुत केसेस देखे हैं जहां पर एम्प्लॉय एब्सकॉन्डिंग होते हैं, एक यूनिट से भागकर दूसरे में ज्वाइन कर देते हैं विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, विदाउट जिसकी वजह से हम अपना ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका सेम पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे जो सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम आपको बढ़ने नहीं देगा। हम आपको ये भी डिस्प्ले करा देंगे कि इसका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कौन सा है। सो अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेके उनको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अगर कि इस पेज पे किसी भी टाइम पे आपको बीच में ये सेव करना पड़ रहा है पेज, तो आप फर्स्ट थिंग इज आप उसका पैन नंबर डाल दीजिएगा, सेव एज ड्राफ्ट करिएगा। फिर आप जब वापस स्क्रीन पे आएंगे, जैसे ही पैन नंबर डालेंगे, ऑल द डिटेल्स विल बी ऑटोमेटिकली फेच्ड एंड डिस्प्लेड। तो पैन नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही एजुकेशनल डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं, हम कैंडिडेट की सारी एजुकेशनल डिटेल्स कैप्चर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वी विल एडवाइज कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसकी वजह से कैंडिडेट एलिजिबल हुआ है इस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के लिए, आप सिर्फ वो डिटेल्स एंट्री कीजिए। उसके अलावा की जितनी डिटेल्स है कैंडिडेट खुद एंटर करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, जिसको आप बाद में वेरीफाई कर सकते हैं।
Again, I'll be repeating that in educational details, we are capturing only one education detail. That is the one which has made the candidate eligible to be appointed to the said post. So if your post demands him to be a graduate, let it be a graduation certificate. If your post demands him to be only a SSC pass or 10th pass, let that qualification be entered. Any higher qualification can be entered by the candidate himself in the subsequent phases, which will be verified by you. Only few fields are mandatory in this block, because in case of widows where there is illiterate, we don't want to force you to enter some dummy data. Then these will be the appointment details. Lien zone and lien unit, we have picked from the user who has logged in to feed the data. जनरली जो हमारे यूनिट है, डिवीजन है, वर्कशॉप है, जहाँ पर भी कैंडिडेट अलॉट हुआ है, वहाँ का जब डीलर एंट्री करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली ये उठ के आ जाएगा, सिस्टम पिक कर लेगा और ये फ्रीज रहेगा, क्योंकि जनरली लियन वहीं पे मेंटेन होता है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जब जिस दिन आपके पास कैंडिडेट रिपोर्ट करने आया है, उसका किस बिल यूनिट में आप अलॉट कर रहे हैं, ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप अपनी आईपास में डालते हैं, ये सारी हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिस्टम रहेगा सारे गेस्टेड और नॉन गेस्टेड के लिए, तो हमने कैडर का ऑप्शन दिया है। अगर आपके नॉन गेस्टेड में कोई कैडर नहीं है, आप इसको अदर सेलेक्ट कर लीजिए। इनिशियल डिपार्टमेंट, कहाँ पर ये अलॉट हो रहा है, डेजिग्नेशन। अच्छा, एक ये ऑप्शन और है आईपास डेजिग्नेशन का, जो हमारा इनिशियल डेजिग्नेशन, हम ये जो हमारी लिस्ट आ रही है ये HRMS की है, जो हमने वैलिडेशंस लगा रखे हैं ग्रेड पर डिपार्टमेंट के हिसाब से। इनके कंपैरेटिव आईपास में भी बहुत सारी डेजिग्नेशन एग्जिस्ट कर रही हैं, जो हमारे डीलर्स आईपास में जाके एंट्री करते हैं। तो ये कैंडिडेट जो अपॉइंट हो रहा है वो कौन सी डेजिग्नेशन में हो रहा है, वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके डेटा के साथ आईपास को जाएगा। These IPAS designations are dealing clerks are already entering in the IPAS interface at the time of onboarding as well as salary generation. So I'll request them to enter this IPAS designation, as this will be of utmost importance for IPAS to generate salary. Once these details are entered, then we come to medical certificate details. आपका जो भी कैंडिडेट है उसको मेडिकल कराते हैं, तो उसका क्या सर्टिफिकेट नंबर है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। क्योंकि हमने यहाँ पर मोड विद ट्रेनिंग किया था, इसलिए बॉन्ड मैंडेटरी है। कैंडिडेट का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आपके पास सिग्नेचर पैड है, आप कैंडिडेट का सिग्नेचर लीजिए, वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके आपको बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने हैं। सेटलमेंट के लिए हम ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स, तो आप मॉडिफाई फिंगर्स का एम्प्लॉय का बायोमेट्रिक्स कैप्चर कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे दो ड्रॉप डाउन है, वेदर फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन। ये वो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने कैप्चर किए थे RRB RRC नोटिफिकेशन एंट्री के टाइम पर। वहाँ पर हमने इनको नो सिलेक्ट किया था। अगर हम PH को येस सिलेक्ट करते तो हमें एडिशनल ड्रॉप डाउन मिलता, जहाँ पर उसका जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है वो और उसको अपलोड करना होता और उसकी डिटेल्स एंटर करनी होती। If you can see in PH handicap, we are seeing a status of no. This is because we had selected no as an option at the time of generation of RRB RRC notification.
Had we selected yes as the option, we would have seen a separate block for entering the details of PH certificate that we require and disability percentage and all those details. That also I'll show you for the next candidate. So once all details are entered, if any of the details is left out, the system will be giving you an error. So once you have entered all the details and submitted, now this data will go to VA for verification. Same, the process is same. If you go to the VA screen, here he will see the list of all the candidates that have been sent to him for verification. VA के स्क्रीन में ये सारे आपको कैंडिडेट्स का डिटेल्स दिखेगा. You click on the PAN number and you'll get all the details that has to be seen. अब वो उसको डॉक्यूमेंट्स को देख के अगर उसको कुछ वेरीफाई करना है, that can be done. आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, फिंगरप्रिंट्स अगर कुछ मिसिंग है, अगर आपको रिटर्न करना है आप रिटर्न कीजिए. इफ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन वेरीफाई एंड फॉरवर्ड. Then again it comes to now, interface at the AA or APO is very important. I'll tell you why. ये सारा डिटेल्स जो डीसी और वीए ने फॉरवर्ड किया है वो AA के इंटरफेस पे दिखेगा. यहाँ पर जब AA इसको अप्रूव करेगा, दिस इज द स्टेज एंड दिस इज द टाइम जब कैंडिडेट का HRMS ID जनरेट होगा. जैसे ही HRMS ID जनरेट होगा वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा कि उस कैंडिडेट को हमने क्या HRMS ID असाइन किया है, एज वेल एज जो आपने कैंडिडेट का मोबाइल नंबर एंड पर्सनल ईमेल आईडी दिया है उसको मैसेज और ईमेल चला जाएगा उसके HRMS ID और पासवर्ड के साथ with directions to enter into HRMS and complete his details. Again, I'll repeat, at this screen, once you approve this record, immediately HRMS ID for that particular candidate will be generated and will be sent to him on his personal mobile number and email ID that we had captured in RRB notification with the directions to log into the system and complete his pending details. I'll show you how it will be generated. Once you click the approve button, take some 3-4 seconds and a message will pop up that okay, so and so candidate has been generated and he has been assigned this HRMS ID. यहाँ पर आप HRMS ID अपने रिकॉर्ड्स के लिए नोट कर सकते हैं. हम आपको एज ए रिपोर्ट फॉर्मेट वो अलग से शो भी कर देंगे. जब कैंडिडेट अपने इस HRMS ID से लॉगिन करेगा, जब वो सबमिट करेगा डिटेल्स, तब भी आपके पास इस HRMS ID के थ्रू आएगा जहाँ पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं. So now I'll show you the screen of candidate, what he will be seeing. So I will again repeat. First step was RRB RRC notification, where we created the detail, entered the details of RRB notification. Against that notification, we entered the details of candidates. Second process was when candidates reported at your unit for their reporting, you click that button and you enter the details of the candidates who have reported. Once you accept those details, HRMS ID will be generated and a message will be sent to the candidate that this is your HRMS ID. Kindly log into the system and complete your pending details. Step 1 is this, step 2 is this. Now we come to step 3. Step 3 is candidates details completion. अगर आपने देखा होगा हमने कैंडिडेट से बहुत ही हम आपके जो डीलिंग क्लर्क ने एंट्री किया है वो सारी डिटेल्स एंट्री किया है जो आपके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पास अवेलेबल होता है. आरआरबी के नोटिफिकेशन का डिटेल्स, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट का डिटेल्स, उसके या फिर बायोमेट्रिक्स जो आपको वेरीफाई करने होते हैं कैंडिडेट्स के. उसके अलावा वो डिटेल्स जो आपको आपकी सर्विस रिकॉर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन कैंडिडेट्स के पास है तो वो हम कैंडिडेट से भरवा रहे हैं उसके लॉगिन. So now all those details which have not been captured by DC will be entered by candidate through his HRMS ID. एक बार देख लेना, आवाज आ रही है.
तो चैट में अगर वो मैसेज okay, so once the candidate logs into the system for the first time as per our prevalent password policy, भी जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज को मॉड्यूल्स दिखते हैं APR का, पास का, उसको कुछ भी विजिबल नहीं होगा. फर्स्ट थिंग इज ही हैज टू कंप्लीट एंड एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स विच इंक्लूड उसका कम्युनिकेशन एड्रेस जो रहेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक डिटेल्स. उसको बैंक डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा बिकॉज जब आप ये रिकॉर्ड सबमिट करेंगे इस रिकॉर्ड के साथ उसकी बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली iPass के पास चली जाएंगी जिसके बेसिस पे उसका स्टाइपेंड एंड सैलरी जनरेट होगी. तो ये सारा डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट इज एजुकेशन डिटेल्स. ये जो एजुकेशन डिटेल्स है ये वो है वन लाइन जो हमने डीलिंग क्लर्क के थ्रू एंटर किया था. इसके अलावा अगर कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट एंटर करना चाहता है आप वो ऐड कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए और उसको भेज दीजिए. Again, I'll repeat that any further higher educational qualification that candidates wants us to record his service record may be added over here and relevant document may be uploaded. Once submitted, it will be sent to DC for verification. Then there are certain mandatory documents that candidate will be required to upload. That is his attestation form that you will be verifying. If any other document, miscellaneous document that you want him to upload which has not been captured, you mention the document description and upload it. That also will be uploaded. ध्यान रखिएगा ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं जो उसका ई सर्विस रिकॉर्ड बनेगा और एम्प्लॉय मास्टर में सारा डिटेल्स कैप्चर होगा. तो अपने कैंडिडेट्स को बोलिएगा कि थोड़ा ध्यान से डिटेल्स भरें. जब कैंडिडेट ये सबमिट कर देगा रिकॉर्ड ये सारा आ जाएगा डीलिंग क्लर्क के पास वेरिफिकेशन. Once all these records have been submitted by the candidate, these will be sent to the dealing clerk. तो पहला स्टेप हुआ RRB RRC notification. That was the first step where we entered the detail. Second step is onboarding, where the candidates have reported. On their reporting, हमने उनसे information लिया, उनके documents, basic documents लेके upload किया, उनके biometrics capture किए. Third is when candidate has entered his details. Now once the dealing clerk clicks this button, so all those details which were entered by him will start reflecting over here. Click on verify. सारा details रहेगा. If you want to see, if you want to return, take necessary action. First step is dealing clerk. Dealing clerk आपका verify करेगा. आप जाएंगे verifying authority के पास. यहाँ पे उसका HRMS ID है. ये आपको HRMS ID की जरूरत पड़ेगी ऑफिस ऑर्डर जनरेशन में, तो काइंडली उसको आप नोट कर लीजिएगा.
तो अब हमने कैंडिडेट के रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है. So now all those information that we entered have been accepted by the approving authority and administration. So some information were captured over here, some information were captured over here. Now we have all the details that were captured in both the tabs. First step is RRB notification, third is onboarding, second is onboarding, third is candidate details completion. ये सारा कैप्चर होने के बाद जनरली नेक्स्ट स्टेप रहता है उनका पोस्टिंग या ट्रेनिंग के लिए ऑफिस ऑर्डर निकालना. हमारा ऑलरेडी ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसमें जाएंगे. जो आप ऑलरेडी न्यू ज्वाइनीज के जनरेशन करते हैं उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है. वी हैव ऑलरेडी मॉडिफाइड द न्यू ज्वाइनी ऑफिस ऑर्डर लिंक. Here you have to add employee using HRMS ID. हम पहले HRMS ID कैप्चर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमें पता है प्रिसाइजली कौन सा एम्प्लॉय है जिसके फेवर में आपको ऑर्डर करना है. आप उसका HRMS ID डालिएगा. सिस्टम विल गिव ऑल द डिटेल्स. आपने जो जो उसका डिटेल्स कैप्चर किया है आपको ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल में सब मिल जाएगा. एक बार अगर ऑफिस ऑर्डर आपके डीलिंग क्लर्क ने सबमिट कर दिया है, आप उसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं. दिस इज अ रेगुलर प्रोसेस दैट यू पीपल आर डूइंग. यू आर जस्ट गेटिंग वन न्यू ज्वाइनी ऑफिस ऑर्डर, देन यू आर वेरीफाइंग दैट विल बी displayed in your list. You just select the proper role. This is the office order that will be generated. We will be capturing all the details. Once it has been verified, it needs to be accepted. Accepting authority के पास आपके पास जो verified office order है वो आएगा. So now you have issued an office order which has been digitally signed in favor of this candidate. इस कैंडिडेट के फेवर में आप ऑलरेडी एक ऑफिस ऑर्डर आपने इशू कर दिया है. तो अभी आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं. फर्स्ट स्टेप वाज RRB RRC notification. Second step was onboarding where we captured certain details. Third step where candidate entered some of the remaining pending details. Fourth step was office order. Now comes the joining report. What happens is that you issue certain office orders that okay, so and so candidates are required to report at a particular training center or training unit at a date which is later than the date of issue of office order. For example, today you might issue an office order that after 5 days or 7 days or next Monday candidate have to report. So when did they actually report at that center, those details are being captured. ज्वाइनिंग रिपोर्ट की डिटेल्स में हम वो सारी डिटेल्स कैप्चर करेंगे जो जब आपके जो कैंडिडेट आपने जिसको रेगुलर पोस्ट पे या ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा, एक्चुअली वो किस डेट पे वहाँ जाके ज्वाइन कर रहा है और अपना चार्ज अज्यूम कर रहा है,
वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे। आप इस लिंक को करेंगे, ये सारे फिल्टर्स दे रखे हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर मोड के कैंडिडेट को सॉर्ट करना है, किसी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स को, ये जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल प्रोसीड करेंगे तो आपके जो जो कैंडिडेट्स हैं जिनके हम ऑफिस ऑर्डर निकाल चुके हैं वो सारे यहाँ डिस्प्ले होंगे। All these filters have been given just for the sake of convenience, for finding and filtering out the candidates in whose favor we have already issued an office order. So you select a particular drop down option from the drop down. If you proceed, candidates belonging to that option will be shown. If you don't select anything and select proceed, all the pending candidates will be shown there. So here you select the date of reporting. Unless until you select this checkbox, no option will be shown to you. So if there are 10 candidates, only 5 have reported, you select checkbox only against those 5 candidates. You enter the date of reporting. Let this be date of reporting. And the reporting. If your supervisor is issuing any document certifying that so and so candidate has reported at this unit on this day, you can upload that. If they are issuing only a master copy, signed master copy, from which date their joining is being started, you can upload that. But some certain documentary proof indicating that from which date candidate has joined so that his salary can be processed needs to be uploaded over here. यहाँ पर आपको कोई एक ऐसा वैलिड साइंड डॉक्यूमेंट करना है, वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट सुपरवाइजर से साइन हो सकती है या मास्टर रिपोर्ट सुपरवाइजर से साइन हो सकती है, क्योंकि आप अपलोड करेंगे जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कैंडिडेट ने कब ज्वाइन किया। इसको ये 2 स्टेप प्रोसेस है। आप ये एंटर कर देंगे, आपके ए के पास ये डिटेल्स जाएगा, उसको सेम है, उसको एक्सेप्ट करना है एंड सबमिट कर देना। इस स्टेज के बाद एक बार जब आपका ये कैंडिडेट एक्सेप्ट हो गया है, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आपका जितना भी डेटा कैप्चर हुआ और ये सारी डिटेल्स आईपास में चली जाएंगी फॉर फर्दर सैलरी प्रोसेसिंग। उसके मास्टर डिटेल्स के हिसाब से आप अपना उसका सैलरी कर सकते हैं जो आपको करना है। साथ ही साथ ये सारी डिटेल्स आपके एम्प्लॉय मास्टर एज वेल एज ESR में चली जाएंगी। तो ये सारी डिटेल्स जो हमने अभी कैप्चर किए हैं, अलग अलग टैब्स हैं। हमने ESR में ऑनबोर्डिंग कैंडिडेट्स के लिए 2-3 टैब्स एडिशनल ऐड की हैं। वी हैव एडेड सर्टेन टैब्स फॉर दीज कैंडिडेट्स व्हिच इंक्लूड बैंक डिटेल्स, whatever documents they have uploaded, as well as their biometrics. All these are there in the system. So now they'll be part of their perennial records that are being maintained into the system. So now these employees are part of the system and now they can work. So with this, our presentation is more or less over. I am lowering everybody's hands, so now fresh. Anybody can we'll be opening for questions. अच्छा, आपके कन्वीनियंस के लिए हमने एक डिटेल्ड मैनुअल भी बनाया है। मैनुअल और फ्लो चार्ट आपके साथ सर्कुलेट कर दिया जाएगा सो दैट यू कैन स्टार्ट कर। ठीक है, मनोज शर्मा। Sir, my question is that generally our panels take too long time in finalization. Okay. एक बार रिपीट कीजिए, सॉरी रिपीट